Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the chapter Glimpses of India, which is a combination of three parts, that is a baker from Goa, tea from Assam and Kurg. We'll include and combine all the competency questions from these three parts. Now, in order to understand the competency questions, we need to be thorough with the theme of each chapter. So, before we start the questions, let's have a quick look at all the three parts. So, the first part of the chapter is called A Baker from Goa, written by Lucio Rodrigues. This is a pen portrait of a Goanese baker. The main characters in this part are the narrator, who is describing the characteristics of the baker in Goa. अब इस चैप्टर का जो थीम है दैट इज दिस सीन इज सेट इन गोवा when the writer was very young and he is talking about the importance of the baker. तो इसमें हमारे को वैल्यूज़ क्या सीखने को मिलते हैं? वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशंस, हमारे हेरिटेज के रूट्स कहाँ पे हैं और वो हमें कैसे नरिश करते हैं। हमें कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है। हमें एक हार्मोनियस सोसाइटी नज़र आती है, मतलब जो पोर्चुगल की लेगेसी है, उसमें आज हार्मनी नज़र आती है। देन देयर इज़ परपेचुइटी ऑफ ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। परपेचुइटी का मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग। जैसे पोर्चुगल ने बेकरी दिया, बेकर दिया, बेक्ड प्रोडक्ट्स दिए, तो वही ट्रेडिशन चला आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स वैल्यूज़, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस। तो अगर इस चैप्टर की शॉर्ट समरी हम देखें, तो ये गोवा का विलेज बेकर का पेन पोर्ट्रेट है, जिसमें हमें बताया गया है कि आज भी इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स द बेकर हैज़ अ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। जब बड़े बात करते हैं अबाउट द फेमस पोर्चुगीज ब्रेड लोव्स, तो उसमें उनका प्यार नज़र आता है। और ये बेकरी ट्रेडिशन जो है दैट इज़ अ फैमिली ट्रेडिशन which is carried on even today by the generation of bakers, और their original name bakers को पादेर्स बुलाया जाता है गोवा में। आज भी कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पे मैरिज हो या एंगेजमेंट पार्टी हो या कोई भी फेस्टिविटी हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, इट इज़ इनकम्प्लीट, इट इज़ मीनिंगलेस विदाउट सर्टेन बेकरी आइटम्स। अगर मैरिज की बात करें तो वो स्वीट ब्रेड दैट इज़ द बोल, उसके बगैर इनकम्प्लीट है। अगर एंगेजमेंट सेरेमनी पे मदर सैंडविचेस ना बनाए डॉटर की एंगेजमेंट सेरेमनी पे, तो वो उसका मीनिंगलेस हो जाता है। बुलिन्हा क्रिसमस पे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इस कुछ गोवनीज ट्रेडिशंस हैं जो आज भी फेथफुली एंड लविंगली फॉलोड हैं इन गोवा, एंड दिस चैप्टर इज डेल्विंग इनटू ऑल दीज थिंग्स। अब अगर हम इसका टाइटल के बारे में बात करें, तो पूरा जो टेक्स्ट है वो बेकर्स इन गोवा, इन स्पेशली इन द ओल्डन टाइम्स के आगे पीछे रिवॉल्व करता है। अ, उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, उस पीरियड को डिस्क्राइब कर रहा है गोवा का, जब राइटर यंग था। तो इसीलिए हम कहते हैं दैट द टाइटल इज जस्टिफाइड। जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है दैट इज कुर्ग, विच इज रिटन बाय लोकेश अब्रॉल। अब कुर्ग क्या है? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। अब इस चैप्टर के जो वैल्यू पॉइंट्स है वो ये है कि वहाँ पे प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन वंस डिसेंडेंट्स। जो कुर के डिसेंडेंट हैं दे आर ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक ओरिजिन, तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ द डिसेंडेंट्स। एंड अगेन हारमोनियस सोसाइटी भी हमें नज़र आती है। अब यहाँ पे हमारे को कुर्ग के लोगों के बारे में बताया गया है। द कुर्गीज आर फेमस फॉर their bravery. Then the chapter is talking about wildlife and nature of Kurg. It is talking about all the adventurous activities available in Kurg. तो अब वहाँ के लोग कैसे हैं? वो अरब और ग्रीक डिसेंडेंट्स हैं। उनका कल्चर जो है, उनके मार्शल ट्रेडिशंस, उनके
कल्चरल राइट्स उनके पहनावे में, उनके मैरिज रिचुअल्स में, हर जगह पे नज़र आता है। अगर हम ब्रेवरी की बात करें तो कुर्ग रेजिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है इन द इंडियन आर्मी। नॉट ओनली दिस, द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी was a Kurgi. His name was General Cariappa. Again, Kurgis are the only people, are the only the area, the people who are allowed to carry ammunition. अदरवाइज ये फ्रीडम दूसरे स्टेट्स में अलाउड नहीं है। अगर हम वहाँ की वाइल्ड लाइफ और नेचर की बात करें तो कावेरी रिवर कुर्ग से शुरू होती है। वहाँ पे ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना है एंड दिस फ्लोरा फौना अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट ईच ईयर। वहाँ पे न्यूमरस एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हाइकिंग है, कैनोइंग है, बहुत कुछ है। एंड मोर ओवर वहाँ पे द फर्स्ट तिब्बतन सेटलमेंट भी नज़र आता है। सो कुर्ग इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है दैट इज टी फ्रॉम असम विच हैज़ बीन रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। अब इस पार्ट में जो मेन कैरेक्टर्स हैं दैट इज प्रांजल एंड हिज फ्रेंड राजवीर। प्रांजल के पापा और उनके जो प्रांजल के पापा हैं, ही इज द मैनेजर ऑफ अ टी एस्टेट। अब सेटिंग क्या है? सबसे पहले तो ट्रेन जर्नी है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एंड एंडिंग एट अ टी गार्डन नेम ढेकियाबरी, जहाँ पे प्रांजल के पापा आते हैं दोनों बच्चों को पिक करने के लिए। अगर इस चैप्टर के वैल्यूज़ के बारे में बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड केयरिंग फॉर द नेचर। अगर हम इसके जिस्ट की बात करें तो इस चैप्टर में बताया गया है कि असम जो है वो टी के लिए फेमस है। और ये भी बताया है कि टी से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन काफ़ी दी गई है दैट ऑलमोस्ट 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये बताता है कि टी का इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी है एवरीवेयर। उसके बाद वो हमारे को एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द टी बुशेस, उन टी बुशेस का जो समुंदर असम में नज़र आता है उसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन मिलता है। वो कहते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी असम में, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद टी बुशेस। वहाँ पे टी लीव्स को जो न्यूली स्प्राउट होते हैं उनको ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स प्लक करते हैं। उनके सर पे बैम्बू बास्केट्स लगी हुई होती हैं और ये पूरा ऐप डिस्क्रिप्शन है। अगर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस चैप्टर की बात करें तो राजवीर हैज़ बीन इनवाइटेड टू गो टू असम बाय हिज फ्रेंड प्रांजल। प्रांजल के लिए विजिट बड़ी कॉमन है, बट एवरीडे इवेंट है, सो ही इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द सीनरी आउटसाइड, बट राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड। अब जर्नी में प्रांजल राजवीर इतना एक्साइटेड है कि वो प्रांजल को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है अबाउट टी, इंक्लूडिंग द लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ टी। दो लेजेंड्स हैं, राइट, एक चाइनीज एम्परर की है और एक इंडियन लेजेंड है। तो वो दोनों लेजेंड्स को बताता है। उसके बाद जब वो ढेकियाबरी टी गार्डन स्टेशन पे पहुंचते हैं तो उसको पता चलता है कि द टी गार्डन इज मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और राजवीर अपनी नॉलेज से प्रांजल के फादर को भी इम्प्रेस कर देता है। सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। नाउ लेट्स गेट इनटू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। The first question is, how did the baker become synonymous with celebrations and occasions in Goa? तो ये आपको बताया है कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी ओकेजन हो, it would be incomplete without the delicious and special bread known as बोल। बोल के बगैर गोवनीज कोई भी सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट रहता है। ये जो ट्रेडिशनल ब्रेड है दैट इज बेक्ड बाय द गोवनीज बेकर्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड डेली लाइफ, जिसके कारण जो बेकर है he is a cherished and integral part of Goan culture and festivities. Cherished and integral part मतलब उसको बहुत सहेज के रखा जाता है और वो गोवनीज कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है, उसकी फेस्टिविटीज का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन गोवा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि गोवा के हर फंक्शन में, जैसे मैरिज हो, बर्थडे हो, या इफ अ ट्रेडिशनल क्यूजीन इज बीइंग मेड, और इफ द मदर इज प्रिपेयरिंग डेलिकेसीज, हर तरह के फंक्शन में, प्रेपरेशन में ब्रेड की ज़रूरत होती है, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन गोवा. Next question, how do we know that bakers were an integral part of Goan society? तो इसका आंसर है, they were loved and warmly welcomed into homes by the young and the old alike. जब भी बेकर आता था तो उसको बड़े वार्मली वेलकम किया जाता था, बड़ी राह देखी जाती थी उसकी, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो बच्चे हों. जो बेकर है वो दिन में 2 बार आता था, और इससे हमें पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट द बेक्ड गुड्स वर इन द एवरीडे लाइफ ऑफ गोवा, एंड दिस मेड देम अ वेरी पॉपुलर फिगर. जिसके कारण जो बेकर था वो बहुत पॉपुलर था. और ये क्यों था? बिकॉज ब्रेड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट वाज अ नेसेसरी पार्ट of all festivities and functions, and thus the baker played an important role. Next question, justify the opinion that the traditional baker and his bread play a significant role in the cultural and social fabric of Goan society. अगर हम कल्चर और सोशल फैब्रिक की बात करें तो हमारे को ये ओपिनियन को जस्टिफाई करना है कि जो ट्रेडिशनल बेकर है और उसकी ब्रेड है, इट वुड प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो समझना है कि जो पोर्चुगीज थे, दे इंट्रोड्यूस द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड इन गोवा. वो तो चले गए, बट उनका जो ब्रेड मेकर्स थे वो गोवा में ही रह गए, और उनके एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मतलब सालों साल से वो फर्नेसेस ने अपना इम्पोर्टेंस, अपना महत्व प्रूव किया है. दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन गोवा. अब जो बेकर का ब्रेड था वो सिर्फ एक फूड आइटम नहीं था, बट इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन क्यूजीन एंड कल्चर. इट इज़ नॉट अ स्टेपल फूड आइटम. ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम चाहिए ही होता है, बट अगर गोवा के क्यूजीन के बारे में हम बात करें तो उसमें बेक्ड ब्रेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है. ये एक, इट इज ऑल्सो अ सिंबल, द ब्रेड इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये ब्रेड के थ्रू पता चलता था. अब जो लोकल कॉमर्स था उसमें भी बेकर का और उसकी ब्रेड का एक बहुत वाइटल रोल था. कैसे? बेकर घर घर जाके अपनी ब्रेड बेचता था, तो ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता था इन द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड. जो ब्रेड मेकिंग ट्रेडिशन है, इट वाज पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और मेनी बेकर्स आज भी इस प्रोफेशन को फैमिली प्रोफेशन बनाकर कंटिन्यू कर रहे हैं. जो ये कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द बेकर्स एंड फर्नेसेस गोवा में है, ये एक लिविंग कनेक्शन टू गोवा's कल्चर एंड culinary हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है. इससे हमें पता चलता है कि जो बेकर्स हैं, दे कंटिन्यू टू बी cherished एंड सेलिब्रेटेड बाय द लोकल कम्युनिटी. So in all these ways, the bread and the baker play a significant role in the cultural and social fabric of Goan society. Next, the narrator shares, baking was indeed a profitable profession in the old days. What do you feel has changed now and why? Second question, state any one way you feel the Pades can regain their lost glory. तो नरेटर बोलता है कि पुराने ज़माने में बेकिंग जो था वो बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. अब था, और आजकल में क्या नहीं है, हमें ये चेंज क्यों महसूस होता है, ये हमने बताना है. और सेकंड हमें बताना है कि जो पादेर्स हैं, पादेर मीन्स द बेकर, गोवा में बेकर को पादेर बोला जाता है, वो अपनी लॉस्ट ग्लोरी कैसे रिगेन कर सकता है. तो प्रेजेंट डे में हम ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बेकिंग कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, ड्यू टू मेनी फैक्टर्स.
One is the dietary preference and the increased availability of factory produced packaged bread, जो अक्सर लोअर कॉस्ट पे मिलती है. जो बेकर ब्रेड की कीमत लगाता है और जो फैक्ट्री के बने हुए ब्रेड की कीमत होती है, उनमें बहुत फ़र्क होता है, राइट? जो फैक्ट्री की बनी हुई ब्रेड है, वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, राइट? और डाइटरी प्रेफ़रेंस में भी फैक्ट्री की ब्रेड को प्रेफ़र करने लग गए हैं. सो दिस हैज़ कॉज्ड अ डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल बेकर्स प्रोडक्ट. अच्छा, जो मॉडर्न कंज्यूमर है, उसको कन्वीनियंस चाहिए, स्पीड चाहिए, आसानी से, मतलब उसको जब चाहे ब्रेड मिल जाए, वो उसको वो कन्वीनियंस चाहिए. तो इसीलिए भी ट्रेडिशनल हैंडमेड ब्रेड के अंदर डिक्लाइन आ गया है. द डिमांड हैज़ डिक्लाइंड. जो यंगर जनरेशन है, जो मतलब जिनके पेरेंट्स बेकिंग में थे, उनको भी अब इस तरह के प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो जिसके कारण जो स्किल्ड बेकर्स हैं, उनकी शॉर्टेज हो गई है. लास्ट लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इंग्रेडिएंट कॉस्ट में राइज, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण जो बेकिंग प्रोफेशन है, वो अगेन उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुई है, कम हो गई है. Now the second part of the same question. State one way that the Padhes can regain their lost glory. तो इसके लिए उनको मॉडर्न टाइम के साथ अडाप्ट करना पड़ेगा, while at the same time they must preserve their heritage. अब इसके लिए वो अपनी बेकरी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो न्यू एंड इनोवेटिव ब्रेड वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ये जो ब्रेड का टेस्ट होगा, ये कॉन्टेम्पररी टेस्ट को केटर कर सकता है. फिर वो दे कैन प्रमोट एंड स्ट्रैटेजाइज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर सकते हैं, जिससे गोवा का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है बेक्ड प्रोडक्ट्स का, उसको हाईलाइट किया जा सकता है, विच विल क्रिएट नॉस्टैल्जिया एंड ऑथेंटिसिटी फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड अवेलेबल बाय द ट्रेडिशनल बेकर. वो लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैफ़ेज़ के साथ कर सकते हैं, एंड दस दे विल बी एबल टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, जिनसे अगेन उनका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. वो बेकिंग वर्कशॉप्स भी ऑफर कर सकते हैं, वो अप्रेंटिसशिप भी दे सकते हैं टू बेकर्स हु वांट टू बिकम प्रोफेशनल बेकर्स. जो एस्पायरिंग बेकर्स होते हैं, जो नया नया बेकरी सीख रहे हैं, अगर उनको अप्रेंटिसशिप मतलब ट्रेनिंग दे, तो दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ द पादेर. एंड इससे क्या होगा, जो ये ट्रेडिशन है, बेकिंग ट्रेडिशन है, ये कंटिन्यू होगा, और दे विल बी एबल टू पास डाउन द स्किल्स एंड नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, while at the same time they will be reviving the baker's prosperity. Next, in the chapter A Baker from Goa, the narrator talks about his childhood in Goa and his fond memories. Compare the childhood of Nelson Mandela with that of the narrator. इस चैप्टर में नरेटर अपनी बचपन की बातें करता है और अपनी फॉन्ड मेमोरीज की बात करता है. अब हमें नरेटर का बचपन और नेल्सन मंडेला का बचपन को कंपेयर करना है. दिस क्वेश्चन इज एन एक्सट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट. तो इन दोनों का जो बचपन है, वो डिफर करता है, सिग्निफिकेंट डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट. नेल्सन मंडेला का जो बचपन था, वो एक रेशियली सेग्रीगेटेड साउथ अफ्रीका में था, राइट? सेग्रीगेटेड मतलब डिस्क्रिमिनेटेड, डिवाइडेड, रेसिज्म के बेसिस पे साउथ अफ्रीका डिवाइडेड था, और उस माहौल में नेल्सन मंडेला का बचपन कटा है. इट वॉज द एरा ऑफ अपार्टेड, जिसके कारण नेल्सन मंडेला वॉज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. उनका जो अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ था, उसमें सिस्टमैटिक ऑपरेशन था, उसमें हार्डशिप्स थे, बिकॉज ऑफ हिज अफ्रीकन हेरिटेज. ही वॉज अ ब्लैक मैन, और उनके पास लिमिटेड एक्सेस ही था एजुकेशन के लिए, या फिर इवन हिज बेसिक राइट्स. ऑन दी अदर हैंड, जो नरेटर था, जब वो गोवा में अपने बचपन की बात करता है,
तो हमें पता चलता है गोवा इज अ रीजन which is known for its rich cultural heritage and relatively peaceful coexistence. साउथ अफ्रीका के अगर रिलेशन में बात करें तो काफी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहा है गोवा में. He enjoyed the warmth of a tight knit community. जो उनकी कम्युनिटी थी वो बड़ी क्लोज थी. हर बच्चे को मतलब किसी भी घर का बच्चा हो उसको अपना बच्चा माना जाता था. और वो सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ इन गोवा, जैसे बेकरी से लोकल ब्रेड खरीदना, तो इन चीज़ों को जब डिस्क्राइब करता है तो एक फीलिंग ऑफ वार्मथ क्रिएट होता है. अब ये कंप्लीटली ऑपोजिट था टू मंडेलास कॉन्फ्लिक्टेड अपब्रिंगिंग. इतना वायलेंट अपब्रिंगिंग के बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में था. नरेटर का जो बचपन था इट वाज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. इट वाज फिल्ड विद कल्चरल कंटिन्यूटी. तो हाँ, अगर हमें सम अप करना है तो नेल्सन मंडेला का चाइल्डहुड रेशियल इनजस्टिस से स्मियर्ड है, मार्ड है, स्ट्रगल से मार्ड है. और नरेटर का चाइल्डहुड जो है वो आइडलिक है and rooted in the traditions of the community. Okay, why does the author in Kurg say that the visitors search for the heart and soul of India and it would be found in Kurg? ऐसे क्यों कहा जाता है कि जो विजिटर्स सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल है वो कुर्ग में मिलेगा? तो उसका रीज़न ये है बिकॉज कुर्ग जो है, कुर्ग रीजन जो है वो अपने रिच कल्चरल ट्रेडिशन को, अपनी नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करता है. कुर्गीज में वॉरियर स्पिरिट है ऑफ द कोडावूस. वो एक इंडिया का डाइवर्स हेरिटेज और वैल्यूज के में एक ग्लिम्स देता है, उसकी एक झलक देता है. नेक्स्ट, कुर्गीज बिलोंग टू अ वेलरस एंड हॉस्पिटेबल रेस. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट. अब इस ये जो स्टेटमेंट है इसको टेक्स्ट सपोर्ट कर रही है. ऑथर बड़े वार्मली डिस्क्राइब करता है दैट द कोडावूज, दैट इज द कुर्गीज, कुर्गीज को कोडावूज भी बोला जाता है, कि दे आर वेरी ब्रेव पीपल. उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो बड़ी वार्म है. वो किसी भी स्ट्रेंजर को शेल्टर दे देते हैं. दे उनका जो स्पिरिट है वो उनका करेजियस और वेलकमिंग नेचर को रिफ्लेक्ट करता है. इसीलिए हम कहते हैं कि वो वेलेरस एंड हॉस्पिटेबल रेस हैं. नेक्स्ट, डू एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग require a person to possess just physical strength? Why not? नेक्स्ट, आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है. क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग हो गई, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, ये सिर्फ इन चीज़ों को करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए? अगर आप बोलते हो हाँ तो क्यों हाँ, अगर आप बोलते हो ना तो आपको बताना है क्यों नहीं. तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्किल चाहिए, टीम वर्क चाहिए और चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ अडाप्ट करने की एबिलिटी चाहिए. ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये होलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बोथ फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है. जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा, आप टीम में काम नहीं करोगे, आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब इतनी डेंजरस एक्टिविटीज़ आप अकेले नहीं कर पाओगे. इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा, इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए और बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत है. The next question is, explain why the author describes Kurg as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. कुर्ग का ये डिस्क्रिप्शन कि ये जन्नत का एक हिस्सा है, स्वर्ग का एक हिस्सा है जो भगवान के किंगडम से ड्रिफ्ट होकर धरती पे आया है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो इट इज द सीनिक ब्यूटी ऑफ कुर्ग. उसके रोलिंग हिल्स, उसका ब्यूटीफुल वेदर, उसके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कॉफी प्लांटेशंस, जो वहाँ पे फ्लोरा है, फौना है, द वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, all this makes Kurg appear like a piece of heaven on earth. वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ब्रेव लोग हैं. They are colorful and warm people. They really accept you very warmly. और इसलिए ये एक टूरिस्ट, एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है.
Next question. The culture, lifestyle, and traditions of a place are influenced by the people who lived or settled there at some point of time. Cultural assimilation adds flavor to the existing structure of a society. Summarize your opinion on the given idea. अब हमें आइडिया क्या दिया हुआ है कि किसी भी जगह का कल्चर, लाइफस्टाइल या जो ट्रेडिशन होता है, वो वहाँ के रहने वालों के लिए या जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे सेटल हुए थे, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। जब हम इस तरह से कल्चर्स को अपनी सोसाइटी में एसिमिलेट करते हैं, मिला लेते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में फ्लेवर ऐड करता है, कलर ऐड करता है। अब हमारा ओपिनियन क्या है? इसको हमें समराइज करना है ऑन द गिवन आइडिया। तो हमने कहना है yes we agree with the idea that culture, lifestyle and traditions are influenced by the people who have lived in a place over time. कल्चरल एसिमिलेशन भी एक सोसाइटी को एनरिच करता है। कैसे? क्योंकि वो डाइवर्स एलिमेंट्स को लेकर आता है। वो एक कंट्रीब्यूट करता है टू अ मोर वाइब्रेंट एंड डायनामिक कल्चरल लैंडस्केप। वाइब्रेंट मतलब कलरफुल, वेरी आई कैचिंग, उसमें उसको बना देता है। और डायनामिक होता है जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है कल्चरल लैंडस्केप। तो ये तभी पॉसिबल है जब कल्चरल एसिमिलेशन हो, डिफरेंट कल्चर्स का आपस में मिलाव हो। इट्स अ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स दैट ऑफन एड्स डेप्थ एंड यूनिकनेस टू अ सोसाइटीज आइडेंटिटी। अगर हमें आइडेंटिटी को यूनिक बनाना है, उसमें डेप्थ देना है, तो डिफरेंट कल्चर्स को हमें एसिमिलेट या उनका फ्यूजन करना पड़ेगा। तभी एक सोसाइटी की जो आइडेंटिटी है वो ब्यूटीफुल बनेगी, वो यूनिक बनेगी, वो बहुत गहरी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन डाउन अ ब्रीफ ट्रैवलॉग। और ट्रैवलॉग का मतलब होता है अ पर्सन्स अकाउंट ऑफ अ जर्नी टू अनदर कंट्री और प्लेस। इटको इसको हम एज अ रिपोर्ट भी लिख सकते हैं विद मेनी फैक्चुअल डिटेल्स, या एक नरेटिव स्टोरी की तरह भी लिख सकते हैं अबाउट पर्सनल इम्प्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये ट्रैवलॉग एंट्री जो लिखनी है, यू हैव टू नरेट एनी पर्सनल इम्प्रेशंस अबाउट अ विजिट टू कुर्ग। आप उसमें अपने रिफ्लेक्शंस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेस वेयर यू लिव एंड द प्लेस यू हैव विजिटेड, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। मतलब आपने एक ट्रैवलॉग टू कुर्ग लिखना है जिसमें आपने अपने पर्सनल इम्प्रेशंस डालने हैं और आपके थॉट्स डालने हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन वेयर यू आर लिविंग नाउ एंड द प्लेस वेयर यू विजिटेड। इन्होंने इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए क्यू भी प्रोवाइड किया है। As I stepped into the land of evergreen forest, I was blown away by the pristine beauty. Blown away मतलब मेरा दिमाग stunned था, मतलब इतना beautiful जो सीन था कि I was completely dazzled by it. तो अब इस क्यू के साथ अपने कुर्ग को डिस्क्राइब करना है और कंपेयर करना है with the place you are living in. Okay, so continuing with the cue given, हम कह रहे हैं कि आई वॉज ब्लोन अवे बाय द प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड वॉट एंड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ कुर्ग। कुर्ग बहुत ट्रैंक्विल, बहुत काम जगह है। वहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं विच आर कवर्ड इन लश कॉफी प्लांटेशंस एंड दे क्रिएट अ ब्रेथ टेकिंग पेनोरमा। पेनोरमा का मतलब होता है आप चारों तरफ आपको रोलिंग हिल्स ही नजर आएंगे, और ये हिल्स के ऊपर बहुत लश मतलब काफी यू नो मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांटेशन है। अब उसकी जो स्टार्क प्रिस्टाइन ब्यूटी है, अगर हम उसको एक बस्लिंग सिटी के साथ कंपेयर करें, तो क्या होगा? हमारी जो सिटी है उसमें सीनिक ब्यूटी नहीं है, वो एक कॉन्क्रीट जंगल है जो पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट करता है। अब कुर्ग की हवा कैसी है? वो जब आप मिट्टी से सराउंडेड होते हो, जब आप प्लांट से सराउंडेड होते हो, तो जो खुशबू होती है वो अर्दी खुशबू होती है, अर्दी अरोमा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वहाँ पे कॉफ़ी उग रहा है, जो कॉफ़ी ग्रो कर रहा है,
दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी अर्दी अरोमा। और जो वहाँ पे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं उनका स्वीट सेंट, it's a refreshing departure from the smog and traffic of city life, urban life. जो कुर्ग में लोग हैं दे आर वेरी वार्म एंड हॉस्पिटेबल, और ये उनका रिच कल्चर, उनके रिच ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। बट सिटीज़ में लोग कैसे होते हैं, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो उसमें वार्मनेस, हॉस्पिटैलिटी, ये चीज़ें लैक करता है। Another notable difference in the in the life of Kurg is that वहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत रिलैक्स रिदम पे चलती है। बंदा हर मोमेंट को एंजॉय करता है, सेवर करता है। और ये जो सिटी लाइफ है उसके स्टार्क कंट्रास्ट में है, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो फास्ट पेस्ड है, टाइम ड्रिवन है, एक एक मिनट की कीमत है, राइट? तो अब कुर्ग में इन चीज़ों के कारण हमें क्या मिलता है? हमें एक डीप कनेक्शन विद नेचर मिलता है, हमें एक सेंस ऑफ सेरेनिटी, पीस मिलता है, जो बिजी सिटी लाइफ में लैक करता है। अब इस विजिट से यू हैड अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस that made you appreciate the diversity and beauty that is available in our world. Next question. Pranjal buried his head in his detective book while Rajveer was eager to look at the beautiful scenery during the train journey. Why was there a difference in their attitude? उनके एटीट्यूड में ये डिफरेंस क्यों था? तो ये जो डिफरेंस था ये उनके डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट और प्रायोरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जो प्रांजल का इंटरेस्ट है, फैसिनेशन है, वो डिटेक्टिव बुक्स में है, मतलब वो फ़िक्शनल एडवेंचर को प्रेफ़र करता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो सीनरी था, वो प्रांजल के लिए कॉमनप्लेस था, वो हर रोज़ देखता था। अब राजवीर का ईगरनेस सीनरी में था, सीनरी को देखना, एन्जॉय करना, एडमायर करना, क्योंकि उसके लिए ये सीनरी कॉमनप्लेस नहीं था, उसके लिए सिटी लाइफ़ कॉमनप्लेस था। तो वो जब सीनरी को एडमायर करता है तो हमें समझ में आता है कि वो रियल वर्ल्ड ब्यूटी को एप्रिशिएट कर रहा है। तो दोनों की ही पर्सनालिटीज़ और इंटरेस्ट और रिएक्शंस जो उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, जो उनके इंटरेस्ट्स हैं, वो उनके रिएक्शंस को शेप करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। और हमारे को एक और भी बात बताते हैं कि जो चीज़ कॉमन हो जाती है ना हमारे लिए, हम उसको कम एप्रिशिएट करते हैं। जो चीज़ हमें कभी-कभार मिलती है, वेरी रेयरली मिलती है, वी एप्रिशिएट दोज़ थिंग्स मोर। प्रांजल के लिए सीनरी वाज़ एवरीडे इवेंट्स, सो ही लव्ड द बुक्स। राजवीर के लिए बुक्स वर वेरी कॉमन, सो ही एप्रिशिएटेड द सीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फेमस चाइनीज़ लेजेंड रिगार्डिंग टी? तो चाइनीज़ लेजेंड क्या है टी से लेकर? तो इसमें एक चाइनीज़ एम्परर था, वो हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉयल करते थे। एक बार वो पानी बॉयल कर रहे थे तब कुछ लीव्स जिन ट्विग्स को यूज़ किया गया था नीचे फायर के लिए, उस ट्विग के कुछ लीव्स पानी में गिर गए। उन्होंने इतना डिलिशियस फ्लेवर ऐड किया that after that the emperor started drinking water which was boiled with those leaves, and that is how tea became popular. The next question is, what is the legend about tea's quality to banish sleep? ये जो legend है ये इंडियन legend है। It is related to बोधि धर्मा। अब इस legend के हिसाब से टी जो है वो नींद भगा देता है। बैनिश का मतलब भगा देना। अब बोधि धर्मा जो थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। जब ये मेडिटेशन करते थे तो अक्सर सो जाया करते थे, और इस बात से वो खुद से बड़े इन्फ्यूरिएटेड थे, बड़े गुस्से थे। एक दिन उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी आंखों की पलकें, आईलिड्स को ही कट कर दिया ताकि कि दोबारा वो सो ना पाए। अब लेजेंड ये कहता है कि जहाँ से उन्होंने अपने आईलिड्स को कट किया था, वहाँ से पहला टी प्लांट जो है उसने स्प्राउट किया, वहाँ से टी प्लांट निकला। और इसीलिए टी की इतनी मान्यता है, दैट इट हैज़ स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज। स्टिमुलेटिंग मतलब आपको इनविगरेट करता है, आपको एनर्जाइज करता है, आपकी थकान भगा देता है, आपकी नींद भगा देता है,
आपको अवेक रहने पे, मतलब जागने में आपकी मदद करता है, आपको अलर्ट बनाता है। तो इसीलिए इस लेजेंड को ऑफन यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ टी। और इस टी का एसोसिएशन विद प्रमोटिंग वेकफुलनेस, कि चाय पियोगे तो नींद भाग जाएगी, चाय पियोगे तो एनर्जी से भर जाओगे। तो ये लेजेंड जो है इस चीज को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवीर डिड हिज स्टडी बिफोर हिज विजिट टू द टी प्लांटेशन। राजवीर ने टी प्लांटेशन आने से पहले उसके ऊपर काफी स्टडी किया। अब क्वेश्चन ये है, इज इट गुड टू डू वंस रिसर्च बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वेंचर, और डज इट टेक अवे फ्रॉम द थ्रिल ऑफ डिस्कवरी? एल्यूसिडेट योर स्टैंड्स। आपसे पूछा जा रहा है कि रिसर्च करना अच्छी बात है, या अगर आप रिसर्च करोगे तो जो थ्रिल ऑफ डिस्कवरी है वो खत्म हो जाएगा। आप जो मर्जी स्टैंड ले सकते हो, बट आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी न्यू वेंचर पे एम्बार्क करें, अगर उस पे रिसर्च की हो तो वो बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, हमारी प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करता है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करता है, बेहतर करता है। बट ये भी ट्रू है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो कई एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो उसके डीमिस्टिफाई हो जाते हैं। डीमिस्टिफाई मतलब उनकी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। जो थ्रिल ऑफ डिस्कवरी होता है ना, वो यू नो वो इंटैक्ट होता है, बिकॉज रिसर्च जब हम करते हैं तो वो सिर्फ ग्राउंड वर्क बनाता है। मतलब डीमिस्टिफाई तो करता है, थोड़ा बहुत तो आपको पता चलता है, बट जो थ्रिल ऑफ डिस्कवरी है वो वैसे ही रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया है। अभी अनएक्सपेक्टेड एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस के लिए तो बहुत जगह बची है। तो इन ऑर्डर टू हैव एन आइडियल फुलफिलिंग एडवेंचर, एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बैलेंस बिटवीन प्रेपरेशन एंड स्पॉन्टेनिटी। थोड़ा प्रेपरेशन करके जाओ और थोड़े एक्टिविटीज़ में स्पॉन्टेनिटी ज़रूरी होती है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब उसी मोमेंट पे करना, उसी मोमेंट पे डिस्कवर करना, दैट विल ऐड टू द एडवेंचर। Next question, inspired by the diversity in the chapter Glimpses of India, you wrote an article for your school magazine on the topic Diversity, the Uniqueness of India. Write a paragraph sharing two key opinions from the article. अब आपने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पूरा तीनों पार्ट्स पढ़े और आपने एक आर्टिकल लिखा अपने स्कूल मैगजीन के लिए। आर्टिकल का टॉपिक था, टाइटल था डाइवर्सिटी, द यूनिकनेस ऑफ इंडिया। अब आपने करना क्या है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें टू की ओपिनियंस आर्टिकल में से आपने उस पैराग्राफ में डालने हैं। तो अब आपने आर्टिकल के बारे में लिखना है इन वन पैराग्राफ। तो आपके आर्टिकल में आपने क्या लिखा, पहले तो आप आर्टिकल का नाम बताओगे, फिर आप बताओगे कि आपने किन दो ओपिनियंस को हाईलाइट किया है। फर्स्ट, यू एम्फसाइज दैट इंडियाज डाइवर्सिटी, which is encompassing varied cultures, languages, traditions, and landscapes, is a source of immense strength and richness. मतलब हमने तीनों चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको फर्स्ट पॉइंट में हाईलाइट किया। जैसे अगर हम गोवा की बात करें तो उनका कल्चर बहुत विविड है, उनके ट्रेडिशन, उनका लैंग्वेज। फिर अगर हम कुर्ग की बात करें, हम असम की बात करें, तो उसके लैंडस्केप्स कितने रिच हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब वहाँ के लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट हाईलाइटेड ओपिनियन। The second highlighted opinion is to discuss the importance of tolerance, fostering tolerance. लोगों में आजकल टॉलरेंस खत्म हो गई है, एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, हार्मनी खत्म हो गई है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम वी विल टॉक अबाउट फॉस्टरिंग both these qualities, tolerance and harmony, among diverse communities. Why? Because ये key factors हैं
to harnessing the full potential of this uniqueness and building a united and progressive nation. हार्नेसिंग का मतलब होता है लगाम लगाना। अगर हम टॉलरेंस और हार्मनी को अपनी लाइफस्टाइल बना लें तो हम अपनी कंट्री के यूनिकनेस को पूरे पोटेंशियल के साथ यूज कर सकते हैं, एक यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव नेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो दीज टू की पॉइंट्स, कीपिंग इन माइंड ऑल द थ्री पार्ट्स, can be used to write the paragraph. Rajveer and Pranjal discuss their next vacation destination. They shortlist Kurg and Goa. Rajveer is keen on Kurg and tries to convince Pranjal. और आपने अब इस टॉपिक को पर लेकर एक कॉन्वर्सेशन बनाना है दोनों के बीच में, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का मतलब है कि प्रांजल और राजवीर अपना नेक्स्ट वेकेशन की डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। अभी इस चैप्टर में प्रांजल और राजवीर असम गए थे। अब आपके पास बाकी दो चैप्टर्स हैं, कुर्ग और गोवा। अब दोनों में से बात कर रहे हैं, राजवीर कुर्ग जाना चाहता है और जो प्रांजल है वो गोवा के लिए उसको कन्विंस कर रहा है। तो अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो कुर्ग और गोवा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उनको यूज करके अपने कॉन्वर्जेशन बनाना है। उन्होंने आपको बिगिन कैसे करना है उसका क्यू भी दिया हुआ है। राजवीर बोलेगा, हे प्रांजल, आई थिंक वी शुड बी विजिटिंग कुर्ग। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस विद कॉफी प्लांटेशंस। आई कैन स्मेल द अरोमा ऑलरेडी। अब प्रांजल रिटेलिएशन में क्या बोलेगा? I gave you the opportunity to explore a tea plantation last year in Assam. I want to visit Goa. फिर वो गोवा के बेनिफिट्स बताएगा, उसके प्लस पॉइंट्स बताएगा। अब ये कॉन्वर्सेशन कैसे चलेगा? राजवीर बोलेगा कि छोड़ो, कुर्ग में सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, उसमें और नेचुरल ब्यूटी बहुत है, जैसे रेन फॉरेस्ट है, मेगाफोना है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं। कुर्ग हमारे को एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज देता है, लाइक रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग। तो प्रांजल बोलेगा कि इंटरेस्टिंग तो है, बट मुझे अभी एक्साइटिंग ट्रिप से ज़्यादा सेरीन मोमेंट्स चाहिए। सेरीन मतलब शांति के पल चाहिए, जहाँ पे ये मैं पोस्ट पैंडेमिक हसल बसल से थोड़ा दूर जा सकूं। आपको पता है कि पैंडेमिक के कारण बहुत सब कुछ रुक गया था। उसके बाद जब एक्टिविटी शुरू हुई तो एकदम एकदम हलचल मच गया था। तो फिर राजवीर बोलेगा, चलो, तो फिर इसका मतलब तो कुर्ग ही है कि हमें कुर्ग जाना चाहिए। तो प्रांजल उसको बोलेगा कि तुम कैसे बोलते हो कुर्ग, गोवा इज अ बेटर प्लेस। तो राजवीर उसको बोलेगा, नहीं नहीं, कुर्ग इज द प्लेस, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल वॉकिंग ट्रेल्स हैं, वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स हैं जो एक पैनोरामिक व्यू देते हैं, वहाँ पे लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, तो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पीस और स्पिरिचुअलिटी का है। तो प्रांजल हंस के बोलेगा, यस, तुमने तो बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट किया है इन फेवर ऑफ कुर्ग एंड यू हैव कन्विंस्ड मी। तो चलो हम कुर्ग चलते हैं, गोवा को हम किसी और दिन जाएंगे। तो अब आपने देखा होगा कि ये जो डायलॉग्स हैं ये कुर्ग के ऊपर बेस्ड हैं, कुर्ग की अच्छी बातों के बारे में बता रहे हैं। दे आर नॉट फोकसिंग टू मच अपॉन गोवा। दोनों के अकाउंट्स को हम थॉट्स को अकाउंट में ले रहे हैं और एक बंदा दूसरे को कन्विंस कर रहा है रिगार्डिंग कुर्ग, using all arguments, all knowledge, all the key points of the chapter कुर्ग। अब इन पॉइंट्स के अलावा आप दूसरे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कुर्ग इज़ अ वेरी कल्चरली रिच प्लेस। वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ब्रेव हैं, दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। फिर आप ये भी बता सकते हो कि कुर्गीज आर द ओनली पीपल अलाउड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और ऐसे ब्रेव हार्ट से मिलने में बड़ा मज़ा आएगा। देन यू कैन टॉक नॉट ओनली अबाउट द मेगाफोना बट ऑल्सो द रेन फॉरेस्ट विच आर फिल्ड विथ फ्लोरा। वहाँ की रिवर कावेरी के बारे में भी बात कर सकते हो। तो कुर्ग के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप अपने कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड कर सकते हो। Okay, next question is, you could be asked to describe the key features of any place.
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया portrays 3 different regions of India, giving an idea of how varied and charming and beautiful our country is. Explain in brief, summarizing distinct cultures, lifestyles, and traditions as described in the story. आपको तीनों पार्ट्स का रीजन को डिस्क्राइब करना है, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर्स को समराइज करना है, उनके लाइफस्टाइल, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताना है. सो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. Okay, the next question is, examine how both Madam Rides a Bus and Tea from Assam from the chapter Glimpses of India, the third part, celebrate the power of exploration with reference to Wali and Rajveer respectively. बेटा जी, मैडम राइड्स अ बस में जो वाली है, शी इज़ अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड. उसको एक्सप्लोर करना, बस राइड करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है. और राजवीर प्रांजल के साथ असम जा रहा है. तो दोनों में ही सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन, पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन बहुत हाई है. अब वाली का जो एक्सप्लोरेशन है वो एक बच्चे के सेंस ऑफ वंडर और डिस्कवरी से मार्क्ड है. अब ये जो डिस्कवरी है, दैट इज़ अ फेमिलियर लोकल इन्वायरमेंट. उसकी जो जर्नी है वो एक स्मॉल स्केल एडवेंचर है. वो एम्फसाइज करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंपल प्लेजर्स एंड द ब्यूटी विच कैन बी फाउंड इन एवरीडे लाइफ. वाली का जो एक्सप्लोरेशन है वो उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करता है, उसके रिसोर्सफुलनेस के बारे में हमें बताता है. बट कंट्रास्ट में जो राजवीर का एक्सप्लोरेशन है असम में, वो एक ब्रॉडर क्वेस्ट है. वाली का छोटा सा ही है, बट राजवीर का जो है वो बहुत बड़ा क्वेस्ट है. क्वेस्ट का मतलब सर्च है, जो उसको न्यू और अनफेमिलियर कल्चर के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है. उसका जो एक्सप्लोरेशन है राजवीर का, वो डाइवर्स लैंडस्केप्स को इनकाउंटर कर रहा है, बहुत डाइवर्स लोगों को, कस्टम्स को इनकाउंटर कर रहा है. उसका उसके ऊपर बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है उसके वर्ल्ड व्यू के ऊपर. जो ये यहाँ पे थीमेटिक रोल ऑफ एक्सप्लोरेशन है, यहाँ पे इट इज़ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड राजवीर्स पर्सनल ग्रोथ. सिर्फ उसकी पर्सनालिटी ग्रो नहीं कर रही है, बट उसका कल्चरल एक्सपोजर एंड अंडरस्टैंडिंग भी ग्रो कर रहे हैं. अब इस एक्सप्लोरेशन जो ये इम्पैक्ट है एक्सप्लोरेशन का, जो कैरेक्टर की पर्सनालिटी पे होता है, ये वाली के केस में एविडेंट है थ्रू अ डीपेंड सेंस ऑफ वंडर. वाली में वंडरिंग जो क्वालिटी है, उसके सेंस में गहरा मतलब उसका डीपन हो रहा है, और उसके लिए ये एक पर्सनल एकम्प्लिशमेंट है. जबकि राजवीर के लिए उसकी इट इज़ ब्रॉडनिंग हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी विद इन इंडिया. इंडिया कितना डाइवर्स है, इसकी अंडरस्टैंडिंग राजवीर में गहराती है, ब्रॉडन करती है. बोथ नैरेटिव्स जो हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन. वाली का जो है दैट इज़ विद द इमीडिएट एनवायरनमेंट, और जो राजवीर का है दैट इज़ इन द डिस्टेंट लैंड. तो जिसके कारण दोनों कैरेक्टर्स का आउटलुक ऑन लाइफ और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो एनहांस होता है. ओके, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको ऑलरेडी हमने या तो रिवीजन में डिस्कस किया है, और इन सम अदर वे द क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस, सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड द आंसर्स ओवर हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज कुर्ग लोकेटेड? तो कुर्ग इज लोकेटेड इन कर्नाटका. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग. तो हमें पता है कि वो बड़े हॉस्पिटेबल एंड वार्म लोग हैं. दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी. दे आर द ओनली रेस विच आर अलाउड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रांजल एंड राजवीर डू ड्यूरिंग द जर्नी? तो प्रांजल डिटेक्टिव स्टोरी बुक पढ़ रहा था, और राजवीर बाहर की सीनरी एंजॉय कर रहा था. क्यों? बिकॉज प्रांजल को सीनरी से ज़्यादा बुक पढ़ने में, एडवेंचर में शौक था, और राजवीर जो वो सीन पहली बार देख रहा था, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था. थर्ड इज़, व्हाट इज़ द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी? तो वो आपने बोधि धर्मा की जो कहानी थी वो आप बताओगे.
Next is valor and hospitality are inherent in the people of Kurg. Explain. तो आपको बताना है कि the first chief of the army, the general of the army was Kariappa from Kurg, and they are जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे वेलरस रेजिमेंट है. जो वहाँ के लोग हैं वो वार्मली स्ट्रेंजर्स को वेलकम करते हैं. उनके लिए दे आर वेरी हॉस्पिटेबल. तो इस तरह से आप समझाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेकर फ्रॉम गोवा इज ए नोस्टैल्जिक सागा ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज. कमेंट. तो पूरे चैप्टर में हमारे को नरेटर के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है. उसने बताया है कि बेकर कैसे आता था, बच्चे कैसे उसको मिलने जाते थे, बेकर उनके लिए स्वीट ब्रेड दैट इज़ बोल लेकर आता था. तो ये सारे आप इवेंट्स को बताओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर पादेस एंड वाई आर दे फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन. द बेकर्स आर नोन एज पादेस इन द गोवन लैंग्वेज. और वो बच्चों के फ्रेंड इसलिए थे क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करते थे. वो बच्चों के लिए स्पेशली स्वीट ब्रेड लेकर आते थे. वो उनको गाइड करते थे, उनके कहानियाँ सुनते थे, उनके फ्रेंड्स बनते थे. तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. Excuse me for the typing error in the first question. The question is, why was Rajveer so excited at seeing the tea gardens? तो राजवीर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली. उसने कभी भी नेचर को इतना क्लोजली नहीं देखा था. सो वेन ही हैड हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द टी गार्डन दे अपीयर्ड वेरी एक्साइटिंग टू हिम. उसके अलावा जो वहाँ पे टी प्लकर्स थे दे अपीयर्ड लाइक लिटिल डॉल्स. तो वो पूरा सीन इतना ज़्यादा सीनिक था that it added to his excitement. Next is, how is the Goan baker still an important part of a life of a Goan village? ये already हम discuss कर चुके हैं. The baker has become synonymous with celebrations and occasions in Goa. ये भी हम initial questions में कर चुके हैं. What does the writer recall about his childhood in Goa? Again कि वो बेकर के साथ कैसे घुल मिल गए थे. बेकर कैसे उनका फ्रेंड गाइड था. वो उनको चीज़ें ला के देता था, दैट इज़ द बेक प्रोडक्ट्स. कैसे उनकी प्रॉब्लम सुनता था, उनको गाइड करता था. तो दैट इज़ ऑल ही इज़ रिकॉलिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड. वॉट अट्रैक्ट्स विजिटर्स टू कुर्ग. वो अगेन जब हमने प्रांजल और राजवीर का कॉन्वर्जेशन देखा है अबाउट वेयर दे शुड विजिट फॉर द नेक्स्ट वेकेशन, तो उसमें कुर्ग के सारे अट्रैक्टिंग फीचर्स डिस्कस हो गए. यू कैन यूज़ दोज. लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ द रोलिंग हिल्स. बिकॉज आप एक पैनोरामिक व्यू में देखो, चारों तरफ देखो तो आपको पहाड़ी नज़र आएंगे. दे वर ऑल रोलिंग वन आफ्टर द अदर एंड दे वर कम्प्लीटली फिल्ड विद लश कॉफ़ी प्लांट्स. तो इसीलिए कुर्ग को बोला जाता है द लैंड ऑफ द रोलिंग हिल्स. So with this we come to the end of the video. आई होप दैट आपको अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद मिली होगी. अगर ऐसा है देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद अदर स्टूडेंट्स, विद अदर टीचर्स एंड कलीग्स so that maximum can benefit. Thank you so much for your valuable time and all the best for your board exams.